आऊंगी सिद्धार्थ जी, पहले मैं जरा चंद्रमोहन जी का रुख कर लूं। मैं आऊंगी उस सवाल के साथ कि वो प्रस्तावकों में हमने देखा कि किस तरह से आपने काशी का जो पूरा समीकरण है वो साध लिया। आप लोग तो 4 ही जाति जानते हैं ना, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले चंद्रमोहन जी क्या लग रहा है, अजय राय जी उस तरह से टक्कर दे पाएंगे जो कल आपने रोड शो देखा, आज आपने नामांकन में जिस तरह से देखा, और बताया जा रहा है कि अब तक के मतलब यहाँ चुनाव में, इस चुनाव का तो ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि 19 में भी इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी हमने रोड शोज में। हिमानी जी, टक्कर अजय राय जी ऐसे दे पाएंगे कि 2014 में सरकारी ऑफिस में कहीं आग नहीं लगती, 19 में आग नहीं लगती, 24 में आके लगती है, तो इसका मतलब अजय राय बहुत मजबूत कैंडिडेट है और मोदी जी की बौखलाहट सरकारी ऑफिस में आग लगने से पता चलती है। सिद्धार्थ भाई, आप कह रहे थे क्या सबूत दिया राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने यह सबूत दिया कि जिस 2 नाम को राहुल गांधी जी ने बोला उस पे मोहर देश के प्रधानमंत्री ने लगाई कि टेम्पो में पैसा आता है। यानी यह तो क्लियर है, जो पिछले गत 5 वर्षों से राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे थे, देश की जनता को कह रहे थे, ये तो मान लिया देश के प्रधानमंत्री ने, भाजपा ने, कि पैसा आता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता कि पैसा आया था और गया किसके पास था, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब आप दोगे, देश की जनता आपसे पूछेगी। आप अजय राय जी पर बोलते-बोलते कहां चले गए? मेरा वक्तव्य पूरा नहीं, तो वही कह रही हूं कि अजय राय जी पर बोलते-बोलते कहां चले गए? मेरे नेता ने क्या सबूत दिया है वो बता रहा हूं, सबूत मांग रहे थे, सबूत दे रहा हूं। हाँ। तो मेरे नेता ने, जो जननायक है राहुल गांधी, उन्होंने सबूत दिया, एक आवाज बनकर। वो आवाज इतनी ज्यादा देश की जनता में आ गई कि देश के प्रधानमंत्री को बौखलाहट में कहना पड़ गया, जो बहुत भारी पड़ा आप पे। अब विषय क्या आता है, आपके पास 2014-19 के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विपक्ष के पास है, आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उन मुद्दों पे काम ही नहीं करा। मुद्दे है का विपक्ष के पास? शुद्धिकरण, सनातन पर बार-बार अटैक, यही तो कर रहे हैं आप, और आप लोग कर क्या रहे हैं? कहां कौन से मुद्दे हैं? देश का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो वो दिखाई सुनाई क्यों नहीं देते हैं? सनातन और धर्म वो भाजपा का है। हाँ। क्योंकि भाजपा का है, छोड़नी है, वो भाजपा का है, सनातन और धर्म। जंगल में सो भाजपा सनातन विरुद्ध पार्टी है, सनातन विरुद्ध पार्टी है, ओढ़ लो। ठीक भाजपा का भी है, जब लगे जनता प्रश्न पूछने और महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, चाइना पे, एक काम गिनवा दो सिद्धार्थ भाई, जो आपके आने के बाद 2 करोड़ रोजगार मिले थे, कितने मिल गए? एक काम गिनवा दो कि तो जो ये आपके प्रश्न आने के पूछ बाद, रही है, सुनिए ना, आप जो बार-बार सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स या फिर सिंगल मैन, वन मैन पॉलिटिक्स का आरोप, देश के अंदर, सुनिए ना सर, महिला की इस्मत सुरक्षित जनता पूछना चाह रही है, जनता देखना चाह रही है, क्योंकि अगर उसको ऑप्शन चाहिए ना, तो उसको ऑप्शन में ही वो मजबूत दिखाई देना चाहिए ना, मजबूती दिखाई देनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और आप जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिशियन होने का, वन मैन सिंगल मैन पॉलिटिक्स का करने का आरोप मोदी जी पर लगाते हैं, आज उन्होंने दिखाया उस कुनबे को वहां पर जोड़ते हुए कि देखिए भैया, जब मैं 400 पार की बात करता हूं तो 400 पार का मतलब ये है मेरा, क्योंकि इनके बिना पूरा नहीं है। लेकिन आप कहां दिखाई देते हैं? आप कहां दिखाई देते हैं चंद्रमोहन जी? 43 में 400 इंडिया का गठबंधन, 143 भाजपा। हाँ, प्रीति जी कुछ कहना चाहिए? मैं तो आ रही हूँ सिद्धार्थ जी। और मैं एक चीज कह रही हूँ, कल जब प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे थे और आज नामांकन के लिए जा रहे थे, तो जो लोग अपने घरों पे खड़े होके आरती कर रहे थे ना हिमानी जी, वो भाजपा ही नहीं है। वो भाजपा ने उनको 500-500 रुपए दे के नागपुर से और पता नहीं कहां से लेकर आए, नागपुर गुजरात देश का हिस्सा है भाई साहब, गुजरात से कोई, अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बनारस, अरे भैया मैं कल ही बनारस जा रही हूँ और वोट डालने जा रही हूँ। 1 जून को वोटिंग है, हम वोट डालने जा रहे हैं और 10 दिन पूरी कोशिश करेंगे हम उस सांसद, प्रधानमंत्री की बात छोड़ देते हैं, हम उस सांसद को चुनेंगे जिन्होंने हमारे यहाँ एक से एक अच्छे रेलवे स्टेशन दिए, बदहाली में जो सड़कें और रोड थी, जो 80 घाट, जहां पे आज मतलब चर्चा होती है और 2-2 देश के प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर चर्चा करते हैं, जिस जगह पे इतनी गंदगी थी, इतनी मतलब वहां पे मलिन बस्तियां थी, उनकी कभी सफाई नहीं होती थी, आज जाके वहां पे काम हुआ है। बनारसी तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, बनारस तो कभी, भैया टॉपिक तो आज का बनारस ही है, आज का टॉपिक बनारस ही है, आज का टॉपिक बनारस ही है भाई साहब। फिर आप बोलने लगे, फिर आप बोलने लगे, आपको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, गलत कंप्लीट करने, बहुत गलत बात है। चंद्रमोहन बोलते हैं तो सब लोग एक बार कंप्लीट करने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, एक बार आपको आपके हिसाब से जब प्रधानमंत्री जी वहां पे चल रहे हैं और जो लोग अपने घरों से जाके उनको हाथ जोड़ रहे हैं या फूल फेंक रहे हैं, आपके हिसाब से गुजरात क्या हो सकते हैं? आपके हिसाब से लोग दूसरे हो सकते हैं। हमने बनारसियों, सुन लीजिए, हम बनारसियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बनारस में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खुलेगा। अच्छा, तो सुनिए, हमें पता भी नहीं था कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कभी बनारस में खुल सकता है। ये उस बात को भी मुद्दा
बना रहे हैं। एक मिनट। और बनारस में क्रिकेट स्टेडियम आने के बाद आसपास की जितनी जमीनें हैं, आज उनकी जमीनों का रेट 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। कितनी नौकरियां हैं वहां पे कि आप पूछिए मत। गोवा तक को काशी ने छोड़ दिया पीछे। आप हंसते रहिए, लेकिन सुनिए ना प्रीति जी, प्रीति जी देखिए, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि भैया 14 में अगर हम पूर्वांचल का समीकरण देखें, या पूर्वांचल में जो हासिल हुआ 27 में से 25 सीट्स हासिल हुई थी, ठीक है ना, लेकिन 2019 में अगर देखें तो वो कम हो गई, वो 21 ही रह गई। अच्छा मेहमानी जी ये बताइए कि 4 जून को रिजल्ट आना है, 4 आपके पैनल पे बैठे हुए, एक भाई साहब बाहर से हैं। 4 जून को अगर रिजल्ट फिर प्रधानमंत्री जी के पक्ष में आता है तो ये ईवीएम रोएंगे। ईवीएम हैक नहीं है, बनारसियों का दिल हैक है, और प्रधानमंत्री फिर से सांसद और फिर से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ठीक है, बताइए। और अब वो चिरकुट और अखिलेश इस देश में IIT ग्रेजुएट 36% बेरोजगार है, 83% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में है, और 2014 के पहले सब बंद कर दिया है। 2014 के पहले बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते थे, उनको आपने मिल में दे दिया। वो युवा भी खड़े थे और हाथ जोड़ के कह रहे थे मोदी जी जाओ, सारे लोग चीफ मिनिस्टर थे। ये सारी बेरोजगारी 2014 के बाद आई है। जाओ मोदी जी जाओ, अब आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप बेटियों के अस्पताल नहीं बचा सकते, आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, आप किसानों के मसले नहीं दे सकते, आप किसानों के 4 जून फैसला करेगा। 4 जून ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी, गरीबों के लिए दीवार खड़ी कर दोगे। धर्मेंद्र यादव जी, अरे धर्मेंद्र यादव जी रुकिएगा। वो 4 जून फैसला, वो तो इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, तो इतिहास बनाने की काशी से जब बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, तो उसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी हार। अरे रुक जाइए, उनको बोलने। आप बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या आपने? सबसे बड़ी हार बीजेपी। धर्मेंद्र जी बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? सिद्धार्थ जी बस मैं हिमानी जी 3 बात बोलूंगा, और मैं प्रोफेसर साहब से भी, शर्मा जी से भी, स्वामी जी सबसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा सुने संयम के साथ। पहली बात तो इनका कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा उत्तर प्रदेश में। इतिहास तो ये होगा, पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा। देश भर में राहुल गांधी की उम्र से कम कांग्रेस पार्टी की सीटें आने जा रही हैं, और उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल साफ होने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, शर्मा जी उसके बाद जवाब दीजिएगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति देश का या काशी जाए और फिर रायबरेली जाए, जहां पर जिस एक क्षेत्र ने कांग्रेस पार्टी के परिवार को इतनी बार समर्थन दिया, बार बार चुन करके दिया, उस रायबरेली और अमेठी का क्या हाल था, और काशी का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने क्या विकास किया, एक बार उस जाकर को तुलना को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कौन मुद्दों की बात करता है, कौन विकास की बात करता है, कौन डेवलपमेंट के साथ करता है। तीसरी बात, ये जो अभी बात कर रहे थे ना शर्मा जी कि हमारे पास मुद्दे कहां हैं, हमने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। इन्होंने क्या कहा, वोट जिहाद करो। हमने कहा कि हमने 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर बनवाई। ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां पहनी हुई है क्या? हमने बोला कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हमारा देश स्टार्टअप्स का हब बन चुका। ये लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इज्जत देकर के बात करा करिए। ये है फर्क। हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 5 मेट्रो सिटी थी, हमने 20 कर दी, 50,000 किलोमीटर के हमारे हाईवे बढ़ गए, हमारे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। और ये क्या बात कर रहे हैं, ये मात्र बंटवारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछड़ों का भी हक छीन करके देना चाहते हैं। इतना चुन कर आप कहीं कुछ भी कि आप 4 ही जाति जानते हैं, लेकिन क्या है ना कि उत्तर प्रदेश की जब बात हो, बिहार की जब बात हो, तो जाति है कि जाति ही नहीं। तो यही कारण है कि वो सारे समीकरण आपने उसमें आप ये कहिए कि उसको टारगेट आपने कर लिया, ग्रैब कर लिया आपने इसके जरिए। हिमानी जी मैं बस 10 सेकंड का जवाब दूंगा। जब हमारा जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, हमने अपने मैनिफेस्टो की पहली प्रति एक महिला, एक किसान, एक गरीब और एक युवा को दी थी। हम आज प्रधानमंत्री अगर वहां पर नामांकन भरने गए हैं तो उनके साथ वो व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुहूर्त निकाला था, शास्त्री थे, पिछड़े वर्ग से व्यक्ति वहां पर उनके साथ मौजूद था, शोषित समाज से उनके साथ व्यक्ति मौजूद था। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति है। अरे हम तो कह रहे हैं ना सबको साथ लेकर के चलेंगे, पर आप किसके लिए काम करते हैं? बात करेंगे ओबीसी SC ST की, देंगे वोट चाहिए कहीं और से, है लेटर निकाल देंगे, कर्नाटक में जाकर के सब लोग कांग्रेस को वोट करिए तो ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड आपको टिकट भी देगा, पैसा भी देगा। कर्नाटक में आरक्षण छीन करके पिछड़ों का उनको दे देंगे, बंगाल में छीन के उनको दे देंगे, आंध्र प्रदेश में छीन करके उनको दे देंगे। संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का। आपकी राजनीति क्या है? आप तो एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम जब किसी को लाभ पहुंचाते हैं तो देखते नहीं है उसके जाति क्या है, धर्म क्या है, हम कुछ नहीं देखते।